कस्टम वाला टॉपिक वैसे भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। देखिए सोर्स ऑफ लॉ में जो, अगर हम सोर्स ऑफ लॉ की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ लॉ का मेन पार्ट है ये। सोर्स ऑफ लॉ, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सोर्स ऑफ लॉ में कौन कौन सी चीजें मेन होती हैं, तो उसमें कि जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस में बेसिक चीजें, तो बेसिक क्या है, विधि है ना, जैसे कि उसका मतलब ही है नॉलेज ऑफ लॉ। तो विधि कहाँ से आई, कैसे बनी, कैसे हम पर एप्लीकेबल हुई, और उसके एप्लीकेबल या इन्फोर्स होने के पीछे जो स्पेसिफिक रीजन है वो क्या है। तो जैसे कुछ टॉपिक हमने पढ़े थे कि विधि है क्या, लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज जस्टिस, पनिशमेंट, पनिशमेंट की थ्योरीज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। इन सब में मेन चीज है कि विधि के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया कि व्हाट इज लॉ, बट ये आया कहाँ से, कुछ ऐसा सोर्स होगा जहां से ओरिजिन होगा ना, कि जहां से लॉ आया है। ऐसा तो नहीं है हर एक चीज विधि नहीं है, हर एक चीज विधि में कन्वर्ट हो भी नहीं सकती है ना, हर एक, इवन हर एक कस्टम भी नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है हर कस्टम लॉ में कन्वर्ट हो जाए, उसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं तब जाकर कोई कस्टम विधि में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज नहीं। तो कस्टम क्या है, एक तरह का इस हैबिचुअल कंडक्ट बोल सकते हैं हम, जो कि हम पीपल उसको यूनिफॉर्मिलिटी एंड वॉलंटरी बाय द पीपल कंसर्न, इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का कंडक्ट, जैसे कि आपको एक, मान लीजिए कि कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में रहने वाले लोग किसी कस्टम को यूनिफॉर्मिलिटी के साथ, मतलब कि संयुक्तता के साथ उस चीज को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं, धीरे धीरे वो जो कस्टम है वो कस्टम आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, और प्रैक्टिस में आने के साथ अगर सभी लोग उससे एग्री हैं, व्हेन पीपल फाइंड एनी एक्ट टू बी गुड एंड बेनिफिशियल व्हिच इज एग्रीएबल टू देयर डिस्पोजिशन, they practice it, and in course of time by frequent observance and on account of its approval by and acceptance by the community for generations and custom involves। जब इस तरह का, मतलब कितनी चीजें थी यहाँ पर, एक्सेप्टेंस था, फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेंस था, अप्रूवल, गलत चीजें, इमोरल चीजें जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या हम उन्हें मान लेते हैं, नहीं। तो यहाँ पर कस्टम के लिए अगर इतनी चीजें हैं और हमारे हैबिट में है, हैबिचुअल हो जाते हैं हम उस चीज के साथ, क्योंकि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। जो चीजें मैंने कल आप लोगों से डिस्कस की थी एज इट इज यहाँ पर मेंशन है, वो जब धीरे धीरे हमारे रूटीन में आने लगता है, हमारे लिए एक रेगुलेशन के फॉर्मेट में आने लगता है, तो वो धीरे धीरे हमारी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है, और हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसका सेम चीज धीरे धीरे हमारी लाइफ में, मतलब गवर्नमेंट भी उस चीज में उसे लीगली कब दे देता है, जब ऐसा लगता है कि ये इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पार्ट है, उसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते, देन धीरे धीरे वो एक उसका पार्ट हो जाता है। Why has custom been recorded as an important source of law? क्यों, देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम फैमिली लॉ की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से बेस्ड हो, आप देखेंगे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया है, फैमिली लॉ का या पर्सनल लॉ का, जो व्यक्तिगत और पारिवारिक विधियां हैं उसका सोर्स आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो सारा कस्टम बेस्ड है। मीन्स हमने किसी पुरानी रीति रिवाज रूढ़ी से उठाया है। प्रवीण, इसमें रूढ़ी शब्द को थोड़ा हाईलाइट करना। रूढ़ी जो परंपरागत रीति रिवाज, ऐसी कुछ आदतें जो कि हमने जिन्हें अप्रूव किया है, जिसे कंसीडर किया है, जिसे अपनाया है, और अपनाए जाने के पीछे कुछ रीजन रहे होंगे। रीजन कैसे होंगे, नैतिक होंगे, युक्ति युक्त होंगे, उन्हें जब हम अपनाते हैं, इसीलिए आज की डेट में हम ये मान सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे सारे रीजन है किसी कस्टम के पीछे, इसीलिए कस्टम को एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। कस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग। लॉ बनाया जाना, इट इज नॉट ईजी नाउ, बट पहले इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं हुआ करती थी। क्या किसी कस्टम के लिए आज की डेट में जो हम एक एक्ट बनाते हैं
उस तरह का फॉर्मेलिटी हुआ करता था क्या? नहीं। अगर कोई नियम बनाया गया है, कोई एक रूल बनाया गया है किसी कम्युनिटी ने, और अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे मानते चले जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली वो एक कस्टम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ आपको उसके लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं करना है। बट आज की डेट में अगर हम लॉ की बात करें तो हमें उसके लिए कई सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं, तब जाकर कोई लॉ इन्फोर्सेबल होता है, मीन्स लॉ में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि एक तो बहुत पुराना फॉर्म है और लोगों का एक्सेप्टेंस डायरेक्टली है। यहाँ आपको उसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है, स्पेसिफिक नहीं करना है, लोग ऑटोमेटिकली उसे ऑप्ट कर लेते हैं, लोग उसे मानते चले जाते हैं और धीरे धीरे इस तरह के कस्टम लॉ के सोर्स में रिकॉग्नाइज होते हैं। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पर नई हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। रीजन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कस्टम्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सालमन। जैसे कल भी मैंने ये कहा था कि आप लोगों को यहाँ पर जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, आपको हर जगह जूरिस्प्रूडेंस को जूरिस्ट के साथ ही पढ़ना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने बेसिक ओपिनियंस को हर जगह शामिल करें। यहाँ हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जैसे सालमन, ऑस्टिन, बर्ग, कीटन, कीन, बैंथम, इन लोगों ने क्या अपने व्यूज रखे हैं, क्योंकि यहाँ जूरिस्प्रूडेंस इन्हीं का बनाया हुआ है। ये जो चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज कस्टम और क्या कस्टम सोर्स ऑफ लॉ का हिस्सा है, तो हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते ना इन चीजों को, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। जैसे सालमन ने अपने व्यूज रख दिए, जस्टिस डिमांड्स दैट अनलेस देयर इज अ गुड रीजन टू द कंट्री mass rational acceptation shall so far as possible be fulfilled rather than frustrated। कुछ ऐसी चीजें, custom is frequently the embodiment of those principles। ये कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर बेसिक नेशनल कंसाइन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये कल हम लोगों ने इस डेफिनेशन को डिस्कस भी किया था। यहाँ पर ये जो चीजें हैं, पब्लिक यूटिलिटी, नेशनल कंसाइन प्रिंसिपल्स, जिसमें कि आपका जस्टिस भी इन्वॉल्व हो, ये सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण जस्टिस को हम कस्टम को हम उसे एक्सेप्ट किया गया है एज ए सोर्स ऑफ लॉ। Views of historical school of law in regards to the place of custom in the list of source of law। देखो, अकॉर्डिंग टू सैवेग्नी एंड जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल कस्टम। अब जब आप स्कूल्स पढ़ चुके होंगे, यहाँ मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक काम करिएगा, स्कूल्स 4 स्कूल्स हैं, ये क्वेश्चन भी था कई स्टूडेंट्स का कि कौन कौन से स्कूल्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला नेशनल लॉ स्कूल। अब आप है ना इसका एक चार्ट बनाएंगे, नेशनल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशल और एनालिटिकल, ये 4 आपके मेन है, और एक और है आपका रियलिस्टिक, और ये 5 हमने पढ़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। इवन मैंने आपको अलग अलग ज्यूरिस्ट के जो थ्योरीज थी वो भी पढ़ाई हैं, याद है ना, आपका सोशल इंजीनियरिंग का थ्योरी हमने पढ़ा था, कैल्सन का हमने पढ़ा था, ऑस्टिन का हमने पढ़ा था, बैंथम का यूटिलिटेरिज्म पढ़ा था। अब आपको ये करना है कि आप इन थ्योरीज का एक चार्ट बनाएंगे, उसके सामने आप जो इससे जुड़े हुए ज्यूरिस्ट हैं उनका नाम मेंशन करेंगे। जैसे नेशनल लॉ स्कूल के ज्यूरिस्ट कौन से हैं, एनालिटिकल के कौन से हैं, तो आपको एनालिटिकल का नाम याद ही हो गया होगा, ऑस्टिन मैं बार बार बोलती हूँ, बैंथम है, ऑस्टिन है। फिर सोशल के आप लेकर आइए, फिर जैसे हिस्टोरिकल में अभी हमने देखा सेवेग्नी है। तो इस तरह से इसका एक चार्ट बना लीजिए, 5 स्कूल आप लिखेंगे, उन 5 का चार्ट बनाएंगे, उसमें आप उनके ज्यूरिस्ट को हाईलाइट करेंगे और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करेंगे। ये सबसे इजी तरीका है स्कूल्स को याद करने का। और एक चीज मैं आपको बोल दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी जूरिस्प्रूडेंस को शायद लाइटली लेते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, जूरिस्प्रूडेंस आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आप LLM करें, एमफिल करें, नेट क्वालिफाइड और PhD करें, हर जगह आपको इसे पढ़ना है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है स्कूल्स में। बार बार मेरा कहना है कि स्कूल्स को अलग से आप करके पढ़िए, ये 5 स्कूल आप एक बार पढ़ लेंगे, और बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी इन चीजों को ऐड किया है, तो उसके पीछे रीजन है कि स्कूल आपके बार बार रिकॉल होते रहें। हिस्टोरिकल स्कूल हिस्ट्री और कस्टम बेस्ड है, आपका सोशल स्कूल सोशल ऑर्डरिंग्स पर बेस्ड है, रियलिस्टिक स्कूल आपका जुडिशियल प्रेसिडेंस से रिलेटेड है कि जजेस से रिलेटेड है, एनालिटिकल स्कूल सोवरेनिटी से रिलेटेड है ना, और नेशनल लॉ स्कूल इक्विटी से रिलेटेड है, इक्विटी मींस आपका नेशनल लॉ स्कूल। तो यहाँ हर एक चीज को अलग अलग कर लीजिए और उसका एक प्रॉपर चार्ट बना लीजिए।
और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब यहाँ आप फिर यहाँ चूज नहीं करेंगे कि हम किस स्कूल को पढ़े और किसको नहीं पढ़ेंगे। 5 स्कूल है आपके मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 5 को, इसमें एक तो शायद हमने 6 है वैसे तो, वो तो हमने पढ़ा भी नहीं है, बट इन 5 को अगर आप पढ़ लेंगे देन आपका जूरिस्प्रूडेंस ये मानकर चलिए कि आधा आपने कवर कर लिया। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी, अब सेवेग्नी अगर आया है तो हिस्टोरिकल स्कूल के हैं, ये आपको रिकॉल हो जाना चाहिए उसी टाइम पर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देम द प्रेजेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द पास्ट एंड to understand the true source of law we must go back to the days when society was in its infancy. In earlier time it was only customary rules which were the only kind of laws known to be people and which had the people sanctions. यहाँ आप खुद देखते हैं, आपको पता है कि हम लोग अगर धर्म की भी बात करें तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में आता है कि ये गलत है ये सही है ना। रूल्स वहां कहीं कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, वहां कोई सैंक्शन नहीं है, बट फिर भी अगर हम कुछ रीति रिवाज की भी बात करते हैं, किसी कस्टम की भी बात करते हैं, तो सबसे पहला जो विचार आता है, जो ख्याल आता है, वो होता है सही और गलत का, कि क्या ये सही है या गलत है। मतलब जब रूल या कस्टमरी रूल्स बनाए गए तो वहां पर भी इस चीज को डेफिनेटली फोकस किया गया था। चाहे हम पुरानी बात करते हैं, एंशियंट टाइम की भी बात करें, क्योंकि ये हिस्टोरिकल स्कूल है, तो यहाँ पर हमें वो बैक जाना जरूरी है और वहां जाकर देखना कि किस तरह के कस्टम थे जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे, कौन से सही थे, कौन से गलत थे। जो हमारे लिए सही थे, जो युक्ति युक्त थे, जो उचित थे, उन्हें हमने एज इट इज ऑप्ट कर लिया, है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी, यहाँ इन हिस्टोरिकल स्कूल का जो बेस है वो इसी पर बेस्ड है। आपको हिस्टोरिकल स्कूल अपने आप में हम लोग पढ़ चुके हैं, रूल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और पुराने जो हमारे कस्टमरी रूल्स थे उन्हीं पर बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं है ना। व्यूज ऑफ एनालिटिकल स्कूल इन रिगार्ड्स टू the place of custom in the list of source of law according to the analytical school. अब analytical school में यहाँ देख लीजिए आप, ऑस्टिन का नाम आ चुका है ना। मीन्स जहाँ पर ये आप जब इन्हें बार बार रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे, आपको आधा स्कूल सारे के सारे याद हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द एनालिटिकल स्कूल, कस्टम इज नॉट एन ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ एट ऑल। अभी इसके पीछे रीजन भी आपको पता चल जाएगा। ऑस्टिन पॉइंट्स आउट दैट एज फॉर एज इंग्लिश लॉ इज कंसर्न, द सो कॉल्ड इंग्लिश कस्टमरी लॉ इज प्योरली ऑन इन्वेंशन ऑफ द इंग्लिश जजेस। शायद यहाँ पर रियलिस्टिक स्कूल को इन लोगों ने थोड़ा सा उसको फेवर किया है, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ offending the conservative instincts of the English people. That is why they started the fiction that they were not introducing our new law, but they were giving to the English people merely their own customary law. एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम ब्रिटेन के लॉ की बात करते हैं, और आप सब लोग वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ चुके हैं, कस्टमरी लॉ की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ब्रिटेन में। इवन आज तक वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन नहीं है, क्योंकि वहां पर आज भी वो लोग उनके पुराने कस्टम लॉज उन सब चीजों पर बहुत फोकस करते हैं। पर यहाँ पर ऑस्टिन का क्योंकि सोवेरेनिटी पर पूरा फोकस है, एक इस तरह के लॉज को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि ऑथेंटिक है, जो कि किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को बिलोंग करता है। जैसे कि फिर से मैं कल वाला एग्जांपल आपको दूंगी, जैसे ऑस्टिन ने कहा था सोवेरेनिटी, कमांड, सैंक्शन। अब अगर ये चीजों को वो ज्यादा प्रेफर करेंगे तो क्या वो किसी ऐसे रूल को प्रेफर करेंगे जो कि जिसके पीछे ना तो कमांड है या ना जिसके पीछे सोवेरेनिटी है? नहीं। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि यहाँ एज इट इज वो उसे सोर्स ऑफ लॉ का पार्ट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कस्टम के पीछे ना तो बहुत ज्यादा सैंक्शन है, न ही उसके पीछे कोई कमांड है, और न ही उसके पीछे कोई ऑथोरिटेटिव पर्सन मींस सोवेरेनिटी है। इसी तरह इसी से आगे ऑस्टिन, हॉलैंड, ग्रे, एलियन, कई सारे हैं। उनके अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, वन ऑफ द मेन precepts and of analytical school, custom is a source of law and not law in itself. Custom are not positive laws until their existence is recognized by the decision of the court. मीन्स यहाँ पर कस्टम को उन्होंने पॉजिटिव लॉ, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद हो इंपैरेटिव थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था। इंपैरेटिव थ्योरी में उन्होंने क्लियरली कहा था कि हमारे लिए कस्टम
their existence is recognized by the decisions of the courts. जब तक कि कोई चीज के पीछे बेस नहीं है, बेस किस चीज का, सैंक्शन का, अथॉरिटी का या कोई कमांड का, उन्होंने उस चीज को, जितने भी यहाँ पर नाम आपको दिख रहे हैं, ऑस्टिन, हॉलैंड, ग्रे, एलन, इन सभी लोगों ने उस चीज को सीधे से डिनाई किया है। मींस यहाँ पर सिर्फ हम लोग व्यूज देख रहे हैं कि अलग अलग स्कूल्स या अलग अलग ज्यूरिस्ट जो हैं उन लोगों के पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लॉ के पार्ट पर क्या कस्टम उसका सोर्स है। अ कस्टम बिकम्स लॉ व्हेन इट इज इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। यहाँ क्लियर है, एज इट इज हम लोग भी मानते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी, जैसे हमने लोकल कस्टम की बात की, तो कुछ ऐसे कस्टम्स भी होते हैं जिसके पीछे चाहे लॉ हो ना हो बट फिर भी वो एज इट इज मानी जाती हैं। इट इज नॉट एवरी कस्टम दैट इज binding, only those customs are valid which satisfies the judicial test. Judicial test means जो कि एक किसी judicial process को क्रॉस करें और उसे पास करें। The sovereign can abolish a custom। देखिए वही चीजें आ जाती हैं जो कि आप लोगों से बार बार डिस्कस की जाती हैं। The sovereign can abolish a custom। यहाँ पर imperative schools means आपका विश्लेषणात्मक विचारधारा को जितने भी लोग फेवर करते हैं उनका यही मानना है कि जो भी कुछ है वो सोवेरन है, और इसी कारण से कोई कस्टम अपने आप में लॉ कब तक नहीं है जब तक उसके पीछे कोई जुडिशियल टेस्ट वो पास ना कर ले या फिर उसे सोवेरन अथॉरिटी का फेवर ना मिल जाए। क्योंकि यहाँ अगर कोई सोवेरन है और कोई कस्टम चला आ रहा है तो ही हैज पावर टू अबॉलिश इट। अ कस्टम इज लॉ ओनली बिकॉज ऑफ सोवेरन अलाउज इट टू बी सो। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक सभी चीजें क्लियर है। किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। काइंड्स ऑफ कस्टम हम लोगों ने कल देखा था, लीगल एंड कन्वेंशनल। अब इसी के साथ लीगल कस्टम, लोकल कस्टम, जैसे कि कल हमने देखा था लीगल कस्टम इज वन दोज लीगल अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट। जहां पर लीगल अथॉरिटी एब्सोल्यूट है, इट possesses the force of law priorly withdraw. The parties affected may agree to a legal custom or not, but they are bound by the same. Legal custom are of two kinds, local and general. Local customs apply only to the locality and general customs applies to the whole country. जैसे कि मैंने कल एग्जांपल्स भी दिए थे, कई सारे ऐसे कस्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिक कहीं पर एप्लीकेबल होते हैं और कहीं पर नहीं, पर कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होते हैं। लोकल कस्टम इज वन विच प्रिवेल्स इज सम डेफिनेट लोकेलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ सोर्स ऑफ लॉ फॉर दैट प्लेस ओनली, है ना। Every local custom must satisfy certain conditions. It must be reasonable. Definitely, it should be reasonable. It must conform to the statute law. It must have been observed as obligatory. It must be immemorial, antiquity. General custom, a general custom is that custom which prevails throughout the country and constitutes one of the source of law of the land. पूरा का पूरा जो आपका कंट्री है उसमें हर जगह जैसे एप्लीकेबल किया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदू लॉ अगर क्या सिर्फ एमपी के हिंदू लॉ पर एप्लीकेबल, हिंदू लॉ पर एप्लीकेबल होगा? नहीं, पूरे इंडिया में जो भी जहाँ भी जो हिंदू रहते हैं उन सभी पर एप्लीकेबल होगा, है ना। इसी तरह देयर वाज इन अ टाइम ऑफ कॉमन कन्वेंशनल लॉ। अ कन्वेंशनल कस्टम इज वन होज अथॉरिटी इज कंडीशनल on its acceptance and incorporation in the agreement between the parties to be bound by it. A conventional custom is an established practice which is legally binding because it has been expressly or impliedly incorporated in a contract between the parties concerned. Conventional customs जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो सकती हैं, जहां पर दो लोग किसी पर्टिकुलर, दो पार्टीज हो सकती हैं, दो लोग हो सकते हैं, या कई तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज भी होती हैं जिनके बीच किसी तरह का कोई एक ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है जिसके बीच कुछ कस्टम्स चली आ रही हैं, वो एज इट इज फॉलो की जाती हैं। देखिए एसेंशियल ऑफ द वैलिड कस्टम। अब यहाँ पर ये कल हमने सारी चीजें पढ़ी थी। सबसे पहली चीज आपको यहाँ ये समझना है कि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ कस्टम, उन कस्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम मतलब कि हर कहीं पर एप्लीकेबल है, वो कस्टम्स नहीं। यहाँ हम कस्टम्स उनकी बात कर रहे हैं जो पहले कस्टम्स थे, बाद में लॉ में कन्वर्ट हुए। एसेंशियल ऑफ द वैलिड लीगल कस्टम। लीगल कस्टम जो कि
किसी रूढ़ी, कोई रूढ़ी थी पर रूढ़ी होने के साथ और रूढ़ी होने के कारण ही वो विधि में कन्वर्ट होगी। फिर से सुनिएगा, अगर कोई विधि है, सॉरी कोई रूढ़ी था, उस रूढ़ी को क्योंकि उसमें ये सारी क्वालिटीज थी जितनी की यहाँ पर दिख रही है, ये सारी क्वालिटीज होने के कारण उसे लॉ में कन्वर्ट किया गया। ठीक, तो यहाँ पर कस्टम्स जो आपका है, कस्टम वाला जो पार्ट है, वो कस्टम ऐसा नहीं कि बहुत से कस्टम्स हैं आज भी, पर वो क्या सारे लॉ हैं? क्या वो लीगल है? नहीं, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो या तो कहीं इमोरल हो, या वो कंटिन्यूटी में ना हो, या वो रीजनेबल ना हो, या वो कंफर्मिटी विद स्टेटेड लॉ या कंसिस्टेंसी ना हो, कई सारे रीजन हो सकते हैं। कई सारे हमारे ट्रेडिशन है अलग अलग धर्म के, अलग अलग कम्युनिटी के, उन सभी को हम लीगल कस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट स्पेसिफिक जो है जिनमें ये सारी क्वालिटीज हैं उन्हें हम लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? ये एक्चुअली कुछ नई चीजें थी, इसलिए मुझे था कि आप लोग उसे प्रॉपर समझें, है ना। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोर्स ऑफ लॉ। देखिए इसी का पार्ट है ये, जैसे कि अब हम लोगों ने पढ़ा कि कस्टम्स, तो कस्टम से ही अगर हम बात करें तो कस्टम के अलावा सोर्स ऑफ लॉ में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो मेन हमारा पार्ट है। इस सभी को स्क्रीन शो हो रहा है किरण? यस मैम। देखिए अब सोर्स ऑफ लॉ में मेन जो बेसिक है आपका, सोर्स ऑफ लॉ के जो मेन थ्री पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट्स, कस्टम्स। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन सोर्स ऑफ लॉ में इन तीन चीजों को हम ऐड करते हैं, इसके अलावा कई और चीजें हैं जिसे कि ऐड किया जा सकता है, बट ये तीन मेन पार्ट हैं। लेजिस्लेटिव मीन्स विधायिका, पुरानी जो भी विधायिकाएं हैं, जो नियम ऑलरेडी बना दिए गए हैं, उसे सोर्स ऑफ लॉ में शामिल करने का मतलब यहाँ पर आप ये मत मानकर चलिए कि आज से हजारों साल पहले जब विधि बना था तब से लेकर नहीं, इवन आज की भी मैं बात करूं, जैसे कि कोई पुरानी विधि है हमारे पास, ऑलरेडी हमारी कोई विधायिका विधि बनी हुई है, विधान है हमारा, उसी में से जब हम उसे अमेंडमेंट करते हैं तो क्या हुआ, वो उसी में से एक नया अमेंडमेंट निकला, या उसी में हमने सुधार किया तो नई विधि तो जनरेट हुई ना वहां, मतलब नया लॉ तो आया हमारे लिए, मतलब वो विधान जो है वो क्या हुआ, वही विधान उसी में से एक नए विधान का के लिए सोर्स बन गया, स्रोत जिसे हम बोलते हैं। सोर्स ऑफ लॉ मीन्स विधि के स्रोत। सबसे पहले उसमें हम शामिल करते हैं हमारे लेजिस्लेटिव को, मीन्स विधान को, फिर हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स न्यायिक निर्णय, लिख लेना इसे प्रवीण। विधि के स्रोत में सबसे पहले आप लिखेंगे विधान, विधान के बाद आप लिखेंगे लेजिस्लेटिव के बाद प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स को लिखिए न्यायिक निर्णय, और फिर लिखेंगे कस्टम्स। कस्टम्स मतलब रूढ़ी, जिसको कि अभी हमने डिटेल में पढ़ा है ना। अभी सिर्फ हम थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन ही करेंगे। देखिए सोर्स ऑफ लॉ मीन्स द ओरिजिन फ्रॉम विच रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड derive legal force or binding characters. It also refers to the sovereign of the or the state from which the law derives its force or validity. Several factors of law have contributed to the development of law. These factors are regarded as the source of law. अब यहाँ पर विधि क्या है, we know कुछ ऐसे नियम जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, बट विधि आई कहाँ से? अब ऐसा तो नहीं है कि विधि, देखिए सारे स्कूल्स हमने पढ़े, उस स्कूल्स में अगर किसी को याद हो तो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा था, डिवाइन कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, है ना, कि स्टेट, यहाँ शुरुआत आपको वहीं से करनी होगी, आपको ये चीजें रट जानी चाहिए। स्टेट बना कैसे, कहाँ से आया, फिर स्टेट के मेन पार्ट क्या है, मेन इसेंशियल क्या है, और उसी के साथ सोवेरन क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ सोवेरन अगर है तो क्या विधि सडन आ गया? नहीं। अब मान लीजिए कि स्टेट बना, स्टेट बनने के लिए मेन हमारे पास क्या चाहिए? सोवेरन, गवर्नमेंट, पीपल और टेरिटरी। अब मान लीजिए कि स्टेट प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, अब वहां के कुछ नियम बने, अब वो नियम उस आज से हजारों साल पहले वो नियम हमारे लिए कैसे थे? सही थे, सूटेबल थे, रीजनेबल थे। हो सकता है आज के डेट में हमारे लिए सूटेबल ना हो, रीजनेबल ना हो,
उन्हीं नियमों को हमने बदला और हमारे लिए कुछ नए नियम हमने बना लिए, कुछ नए विधि हमने बना ली। अभी यहाँ पर सोर्स हमारे लिए उन नई विधियों का क्या हुआ, वही विधान जिसमें से हमने नए सोर्स को बनाया, है ना। नया हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर उसे पूरी तरह बदला नहीं है, बट हमने उसी में से कुछ नए नियम निकाल लिए। तो यहाँ पर हमारे लिए वो क्या हुआ, क्योंकि वो विधान अपने आप में अप्रूव्ड है, उसके पीछे सोवेरन है, वो इन्फोर्स्ड है, पर क्योंकि वो आज के डेट में हमारे लिए हो सकता है सूटेबल ना हो सकता है हमारे लिए वो युक्ति ना हो, और हमें किसी नए चीज की जरूरत हो, तो हमने उसे चेंज किया और उसी में से हम नए विधान में से नए और विधियों को हम निकाल लाए। तो वो हमारे लिए क्या हुआ, सोर्स ऑफ लॉ हुआ। इसी तरह जुडिशियल प्रेसिडेंस, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही कि कुछ ऐसे जजेस के कुछ ऐसे डिसीजन जिसके लिए ऑलरेडी हमारे पास लॉ नहीं है, पर क्योंकि इस तरह का हो सकता है कोई ऐसा नया प्रॉब्लम जुडिशरी के सामने गया जिस पर कि अभी तक कोई लॉ नहीं बना था। अब जब वो प्रॉब्लम जुडिशरी के सामने गया तो उन्होंने उसका कुछ सोल्यूशन दिया, किसके थ्रू, उस जजमेंट के थ्रू। उस जजमेंट में उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का ऐड किया जो कि हमारे लिए सही है, जरूरी है और होनी चाहिए, और उस बेसिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। देन उसे किस तरह से हमने मान लिया कि नहीं, अब क्योंकि ये जुडिशरी ने दिया है, जुडिशरी है मतलब उसके पीछे क्या है, फोर्स, इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्समेंट है मतलब आप उसके पीछे कोई एक संप्रभु शक्ति है, इसीलिए तो उसे लोग मानेंगे। जब उसे एज इट इज फॉलो करते किया जाने लगा, तो यहाँ पर जब बाद में उसके लिए हमने प्रॉपर एक विधान बना लिया, मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, जुडिशियल प्रेसिडेंस हमारे लिए सोर्स ऑफ लॉ का एक पार्ट हो गए। इसी तरह कस्टम को तो अभी हमने डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पर लेजिस्लेशन को जब हम पढ़ते हैं तो लेजिस्लेशन भी अगर डिटेल में हम पढ़ते हैं तो उसके भी कई तरह के पार्ट हैं, है। तो आई थिंक हम लोग कल पढ़ें, इसे कल कंटिन्यू करें। आज के लिए इतना काफी है, और आप सभी लोग नोट्स बनाने पर प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। कल उसे कंटिन्यूशन में रखेंगे तो आप लोग को थोड़ा डिटेल में वो चीजें याद भी रहेंगी कि हाँ कहाँ से हमने शुरू किया था। तो लेजिस्लेशन से कल हम स्टार्ट करेंगे और पूरा कल उसे खत्म करेंगे कस्टम पर लाकर। सभी लोग नोट्स जरूर बनाएंगे। मैं आप लोगों से नोट शेयर करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नोट्स नहीं बनाना है, सभी लोग नोट्स भी बनाएंगे, है ना। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।